नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन सिस्टम, उसमें हमने पूरा कवर कर दिया। वैसे अब बचा ओनली आंतरिक श्वसन ही है। आई होप 10-15 मिनट का या 15 मिनट तक का लेक्चर रहेगा। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या था श्वसन? कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन और एटीपी प्राप्त करना ही श्वसन है दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति में भी होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, और आपको एनर्जी प्राप्त होती है। उसमें एनर्जी कितनी होती है वो भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है दोस्तों। और जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है वहां पे आंशिक रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है और कम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों। इस आधार पे हमने दो पार्टों में बांट दिया था श्वसन को, ऑक्सी शोषण और नोक्सी शोषण, ठीक है दोस्तों। और श्वसन तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शरीर के बहुत सारे हिस्से भाग लेते हैं, इसलिए श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी को दो पार्ट हो गए, ऑक्सी शोषण और अनोक्सी शोषण। अब ऑक्सी शोषण है ना दोस्तों, उसके दो पार्ट हो गए, उसका आंतरिक शोषण हो गया और बाह्य शोषण हो गया। आंतरिक शोषण में आपके इसके पार्ट हो गए आपके आंतरिक शोषण नहीं, बाह्य शोषण। बाह्य शोषण में आपके पार्ट हो गए गैसों का श्वासोच्छ्वास हो गया, जो आपको ब्रीदिंग हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया और ट्रांसफर ऑफ गैसेज हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपका इसका पाथवे कैसा है दोस्तों? नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्लड एंड हार्ट एंड देन सेल्स, ठीक है दोस्तों। नोस्ट्रिल नासिका, फेरिंग्स हो गया आपका ग्रसनी, लेरिंग्स आपका स्वर यंत्र और श्वास नली हो गई ट्रेकिया, लंग्स हो गए आपके फेफड़े, ठीक है दोस्तों। तो श्वासोच्छ्वास उसमें हो गया आपके दो पार्ट, निःश्वसन और उच्छ्वास। निःश्वसन जैसे आपका पता है कि डायफ्राम से जुड़े होते हैं अपने दोनों फेफड़े दोस्तों। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो आपके फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहां पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बाहर का वायुमंडल का प्रेशर आपका हाई रहता है, तो हाई टू लो आपका गैसें जाती है और ये तब तक जाती रहती है जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। और जब वापस हम सांस छोड़ते हैं दोस्तों, तब क्या होता है, अपना कार्टिलेज की जो संरचना होती है डायफ्राम, वो क्या करती है ना, सिकुड़ती है, ऊपर की तरफ आती है और उससे क्या होता है, फेफड़ों का आकार, आयतन वो हो जाता है कम और वहां पे हो जाता है आपका हाई प्रेशर, बाहर में हो जाता है लो प्रेशर और इस हिसाब से आपका गैस छोड़ दी जाती है बाहर, ठीक है दोस्तों। एक चीज ऑक्सीशोषण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में, ठीक है दोस्तों। पार्ट कौन कौन से हो गए आपके? नासिका, जिसमें आपका होता है म्यूकस, जिसमें नासिका में आपके म्यूकस और छोटे छोटे बाल होते हैं जिनसे आपको उनका फायदा मैंने बताया था आपको। फेरिंग्स हो गया आपका, दोनों का पार्ट हो गया फेरिंग्स, जो आपका डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम दोनों का पार्ट है। स्वर यंत्र, इससे क्या स्वर उत्पन्न होता है दोस्तों, इसके थ्रू आपकी गैस जाती है। इसमें 9 कार्टिलेज की पट्टियां होती है। महिलाओं में इनके मध्य गैप होता है, उनकी आवाज अच्छी होती है, पतली होती है, और पुरुषों में इसके मध्य गैप ज्यादा होता है, ठीक होता है दोस्तों। और लेरिंग्स के सामने का जो पार्ट होता है उसको टेटुआ या आडम एप्पल बोलते हैं। ये उसके सामने का पार्ट है दोस्तों, उसका पार्ट नहीं है, उसके सामने का, ठीक है दोस्तों। श्वास नली में आपका इसके थ्रू जाता है आपकी शाखाओं में और उपशाखाओं में। लास्ट में आपके पास जो जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक इकाई फेफड़ों की, तो वो एल्वोलाई में जाके आपकी गैस है, वहां से आपकी एक्सचेंज होगी गैस। फेफड़ों में, फेफड़े एक स्पंजी संरचना है दोस्तों, इसमें एल्वोलाई होते हैं जो 300 मिलियन तक होती है दोस्तों, और इसकी झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली डायरेक्ट कुची जा सकती है दोस्तों, जिसको प्लूरा बोलते हैं झिल्ली को, ठीक है दोस्तों। शोषण पढ़ लिया हमने। कितनी गैसें कौन कौन सी अंदर जाएगी? 78% हम नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, 78% ही छोड़ देते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन हम 21% ग्रहण करते हैं, 17% छोड़ते हैं वापस। CO2 हम 0.03% ग्रहण करते हैं और 4% हम वापस छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक्सचेंज कैसे होता है दोस्तों, वो बताया था मैंने आपको एल्वोलाई बना के, कि एल्वोलाई में उपस्थित ऑक्सीजन आपके जो नलिका है उसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, और जो नलिका के अंदर उपस्थित CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो चला जाएगा आपके एल्वोलाई में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था, जिसमें आपने हीमोग्लोबिन के द्वारा आपका होता है ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का परिवहन होता है आपका बाइकार्बोनेट्स के द्वारा 70%, कार्बनिक यौगिकों के रूप में 23% और प्लाज्मा के साथ में होता है 7% का परिवहन, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना रिवीजन, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम आंतरिक शोषण, ठीक है दोस्तों। अब पहुंच गया आपका जो गैस थी आपकी, वो आपकी पहुंच चुकी है कोशिका के पास में, ठीक है दोस्तों। अब कोशिका क्या क्या काम करती है उसकी?
कोशिका के अंदर होने वाले शोषण को बोलते हैं हम आंतरिक शोषण। ये 2 चरणों में संपन्न होता है दोस्तों। एक हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस, ये होती है एक तो चरण पहला। दूसरा होगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस में ये ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसको। ईएम में एडम और मेहरहेप और पार्सन, ये 3 वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने ये पाथवे खोजा था। तो इन्हीं के नाम पे हमने इसको नाम दे दिया ईएमपी। ठीक है दोस्तों, ये एक अवायवीय शोषण के समान है दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये होती किन में होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो यही है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये जीवाणुओं में, नील हरित शैवालों में और आंतरिक कोशिकाओं में संपन्न होने वाला क्रिया है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस क्रिया। इसमें क्या क्या उत्पादित होता है दोस्तों? इस क्रिया में 2 पायरुविक अम्ल, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों सीधे सीधे कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने पायरुविक अम्ल बने, तो यहाँ 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे और 4 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया में 2 पायरुविक अम्ल तथा 4 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 4 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, 2 एटीपी आपकी शुद्ध रूप से प्राप्त होगी, 2 काम में ले ली जाएगी और 2 आपकी शुद्ध रूप से प्राप्त होगी। 2 क्या करती है, फास्फोरेशन क्रिया में खर्च हो जाती है 2 आपकी, और 2 आपको जो शुद्ध प्राप्त हुई है वो आपके आगे वाले चक्र में, क्रेब चक्र में आपके काम में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्रिया आपकी होती है जो कोशिका द्रव्य में, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म को, इसमें संपन्न होती है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लीजिए। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया हो गई आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसके किसके अंदर होती है, तो ये हो गई नील हरित शैवालों में दोस्तों, जीवाणु में, नील हरित शैवाल और आंतरिक कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। इससे क्या क्या मिलता है दोस्तों, 2 पायरुविक अम्ल और 4 एटीपी, या इसको बोल सकते हैं आप 2 शुद्ध रूप से एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, 2 आपकी खर्च हो जाती है इसी क्रिया में। तो क्रेब साइकिल्स में क्या होता है, इसको 1924 में हेंस क्रेब करके नाम था वैज्ञानिक का, उन्होंने खोजा था दोस्तों। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया से 2 पायरुविक अम्ल जो होते हैं दोस्तों, जो इसमें क्रेब साइकिल में प्रवेश करते हैं, उनसे क्या होता है, 1 पायरुविक अम्ल होता है ना दोस्तों, इससे ध्यान रखना 8 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 पायरुविक अम्ल यहाँ आए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से क्रेब साइकिल में, तो कितने हो गए एटीपी का निर्माण, 8 बोल रहा, 18 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, पायरुविक अम्ल बोल रहा हूँ। 1 पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी का निर्माण होता है, और जब 2 पायरुविक अम्ल हो गए तो उनसे कितना हो गया दोस्तों, 36 एटीपी का निर्माण हो गया। बता रहा था आपको कितनी एनर्जी मिलती है, तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है इससे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके 2 पायरुविक अम्ल से आपके वहां पे कितने एटीपी का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो वहां हो रहा था आपके 2 एटीपी का निर्माण, और यहाँ जो पायरुविक अम्ल आए हैं यहाँ पे 2, वो पायरुविक अम्ल यहाँ पे 1 से 18 एटीपी का निर्माण होता था, दोनों से 36 आपके एटीपी का निर्माण होगा। तो पूरे इसमें एक ग्लूकोज के विखंडन से 2 एटीपी और 36 एटीपी क्रेब साइकिल से, और 2 हो गए आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल से। ठीक है, पढ़ा था दोस्तों, 2 शुद्ध जो एटीपी प्राप्त होते हैं, 2 वहीं पे काम में आ जाते हैं, और 36 एटीपी यहाँ पे बनते हैं। तो टोटल एक ग्लूकोज के विखंडन से 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये क्रिया किसमें संपन्न होती है, तो ये क्रिया संपन्न होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, जो क्रेब साइकिल है वो, और थोड़ी बहुत क्रिया जो संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। जबकि वो वाली क्रिया जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है वो आपकी कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, चीज ध्यान रखनी है आपको सीधा सीधा कि इसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो इसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है क्रेब साइकिल में। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो शुद्ध रूप से अगर पूछे तो आपके शुद्ध रूप से आपके हो गए 2 एटीपी का निर्माण, शुद्ध रूप से 2 एटीपी, और जब ऐसे टोटल पूछे तो टोटल आपके 4 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो क्रेब साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होता था, क्रेब साइकिल में ओनली 36 एटीपी का निर्माण होता है टोटल। अगर टोटल पूछे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल से, मतलब एक ग्लूकोज के विखंडन में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो दोस्तों उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आंतरिक शोषण, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखते हैं फेफड़ों की क्षमता
कितनी है, कितना ग्रहण करता है अपना, इसका वॉल्यूम कितना है, वो चीज देखते हैं एक बार। कि फेफड़ों की क्षमता आयतन के आधार पे क्या 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 नाम देते हैं। जैसे दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में बांटते हैं इसको। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल आयतन, टाइडल वॉल्यूम में 500 ml तक आपकी, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना दोस्तों, तो अपने सांस में लगभग 500 ml अपनी गैसें जितनी भी है वो जाती है दोस्तों। तो ये होगी आपकी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल आयतन 500 ml का। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्षमताएं हैं फेफड़ों की। जब हम नॉर्मल सांस लेते तो कोई पूछे कितना अपनी गैस ली, तो 500 ml तक। और पहले से मौजूद होता है दोस्तों 2300 ml। हवा को हम ml में काउंट करेंगे ना, तो 2300 ml अपने पहले से ही रिजर्व अवस्था में रहते हैं, जिनको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों। रेजिडुअल वॉल्यूम जो पहले से ही रिजर्व अवस्था में आपके पास में फेफड़ों में उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों। और वाइटल वॉल्यूम, जब हम गहरी सांस लेते हैं तब दोस्तों 3500 ml तक हम ग्रहण कर सकते हैं हवा, जितनी वायु हम 3500 ml तक, अगर गहरी सांस ले तो 3500 ml तक ग्रहण कर सकते हैं। तो कितनी कितनी दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम में अपनी 500 ml, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो 500 ml तक ग्रहण करते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो वाइटल के अंदर हो गए अपने 3500, और पहले से रिजर्व अपने पास 2300 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया दोस्तों, टोटल कितना आयतन हो गया आपके फेफड़ों का, तो लगभग 5800 ml। ठीक है दोस्तों, 5800 ml तक आप गैसें अपने फेफड़ों में भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आंतरिक शोषण प्लस जो अपने फेफड़ों की क्षमता है दोस्तों। तो आई होप ये खत्म हो गया आपका रेस्पिरेशन सिस्टम। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करना दोस्तों, और समझ में आए लाइक करना दोस्तों, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को सुपर 7 को। थैंक यू दोस्तों।